नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। मतदान से पहले राजनेताओं की जुबानी जंग तेज है, आरोप प्रत्यारोप हैं। चुनावी लड़ाई 15 साल वर्सेस 15 महीनों के विकास की है। जनता से वादे हैं तो जीत के दावे भी हैं। उपचुनाव में सियासी मुद्दा विकास और किसान है। किसान कर्ज माफी भी है तो राम और हनुमान भक्ति का भी मुद्दा गूंज रहा है, जो तय करेगा कि उपचुनाव में किसका होगा मंगल। जी हां, तो 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के दंगल में किसका होगा मंगल, ये 10 नवंबर यानी मंगलवार को तय हो जाएगा। काबिले गौर है कि उपचुनाव की वोटिंग 3 नवंबर मंगलवार को होगी, तो नतीजे 10 नवंबर मंगलवार को आएंगे। कुल मिलाकर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मंगलवार को ही होगा। तय हनुमान जी ही करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ की हनुमान भक्ति और मंगलवार को वोटिंग और नतीजों पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हनुमान भक्त हम भी हैं। किसका मंगल होगा ये हनुमान जी तय करेंगे। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि अगर कमलनाथ मंगलकारी थे तो उनका अमंगल क्यों होता। उन्होंने कहा कि हमारी चुनाव की रणनीति विकास की है, जनता हमें चुनाव जिता रही है। तो वहीं बयान पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पर हनुमान जी की कृपा है, चमत्कार शुरू हो गए हैं। हनुमान भक्त तो हम भी हैं। हनुमान भक्त तो कोई भी हो सकता है, और किसका मंगल है ये हनुमान जी ही तय कर देंगे। ज्यादा चिंता में न पड़े। अगर वो ऐसे मंगल वाले थे तो अमंगल होता ही क्यों उनका। रणनीति तो बहुत स्पष्ट है हमारी, इसमें रोज रोज रणनीति के लिए क्या बैठना। हमारी रणनीति विकास की है। चुनाव जनता हमें जिता ही रही है, इसमें तो कोई शक नहीं। इनको कैसे जिता देगी जो लगातार झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं, लिखित में झूठ बोलते हैं। भगवान हनुमान की कृपा है। हनुमान चालीसा करते ही चमत्कार चालू हो गए है। मंगलवार को घोषणा होती है, मंगलवार को मतदान, मंगलवार को रिजल्ट आना और अगले मंगलवार को भाजपा का धराशायी होना। तो मंगल को लेकर यहाँ पर बातचीत हो रही है, एक दूसरे को निशाने पर भी लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हनुमान जी उसी का मंगल करेंगे जो जनता की फिक्र कर रहा है, उसकी सुध ले रहा है। लेकिन एक बार देखा जाए तो फिर से उपचुनाव में भी हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। इसे लेकर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे सहयोगी न्यूज रूम से आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमिर, कैसे देखा जाए, अब उपचुनाव की तारीखें सामने आ चुकी हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाना हो, जनता की फिक्र की बात करनी हो, लेकिन उस बीच में फिर से हनुमान भक्ति का मुद्दा भी दिखाई और सुनाई दे रहा है। किसान के मुद्दे के साथ में अब हनुमान भक्ति के दिन को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। चलिए, तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है आमिर की हिंदुत्व की बात करें, उपचुनाव में विकास, हिंदुत्व का मुद्दा ये दिखाई दे रहा है और इसी की वजह से कहा जा सकता है कि उपचुनाव में मंगल और अमंगल को लेकर भी अब बहस शुरू हो गई है। एक तरफ हमने सुना जिस तरीके से गृह मंत्री कह रहे हैं कि कैसे जनता जो है वो कांग्रेस को जिता सकती है, जबकि कांग्रेस जो है वो झूठ पर झूठ बोल रही है। वहीं कांग्रेस अपने 15 महीने के कार्यकाल को गिनाती हुई नजर आ रही है, जिसमें कर्ज माफी की बात कांग्रेस बार बार दोहराती है। कांग्रेस बिजली बिल कम करने की बात को भी जोर शोर से उठाती है और इसके साथ साथ 15 महीने के कामों को गिनाते हुए जीत का दावा भी करती है। आमिर, 15 महीने के काम को गिनाना, जिसमें बिजली बिल की बात हो, कर्ज माफी की बात हो, ये मुद्दे कांग्रेस अपने पक्ष में जमकर भुना रही है। देखिए, अब उपचुनाव में जो है यही मुद्दों पर सियासत देखने को मिल रही है। कमलनाथ के 15 महीने वर्सेस पिछली शिवराज सरकार के 15 साल और अभी के फिर 5 महीने, इसी मुद्दों पर लेकर उपचुनाव होना है। लेकिन अब जब मंगलवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, 3 नवंबर को जिस दिन मतदान होगा उस दिन भी मंगलवार है, और जब चुनाव की रिजल्ट आएंगे यानी जब ईवीएम की पोटली का पिटारा खुलेगा उस दिन भी मंगलवार है। तो अब कांग्रेस ये बताने में जुट गई है कि कमलनाथ जो है वो सब
सबसे बड़े हनुमान भक्त हैं, इसलिए अब जो है हनुमान जी की कृपा कांग्रेस पर बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एक अलग ही जोश जुनून में कांग्रेस दिख रही है, लेकिन बीजेपी भी इस बात को लेकर पलटवार करती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बात को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हनुमान भक्त तो हम भी हैं, लेकिन ये हनुमान जी तय करेंगे किसका मंगल होगा, क्योंकि अगर कमलनाथ इतने मंगल वाले थे तो उनका अमंगल कैसे हुआ। और उन्होंने साफ तौर से पलटवार ये भी किया है कि हम विकास के मुद्दों को लेकर। चलिए, यानी विकास के मुद्दों की बात हो रही है आमिर, लेकिन मंगलवार को लेकर जो यहाँ पर कहा जा सकता है कि एक तरीके से दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, ये माना जाए कि 2018 विधानसभा के अगर हम बात करें उस टाइम पर भी यही कुछ देखने को मिला था, मंगलवार का दिन था और शायद इसीलिए थोड़ा सा भरोसा बढ़ जाता है, क्योंकि मान्यताएं जो होती हैं उस पर बहुत ज्यादा भरोसा किया जाता है और कुछ उसी से जोड़कर कांग्रेस इस मंगलवार की दिन की वोटिंग और चुनाव के नतीजों को जोड़कर देख रही है। से पीसीसी चीफ कमलनाथ को हनुमान भक्त कहा जाता है और इससे पहले देखने को मिला था कि पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर हनुमान चालीसा का पाठ का भी आयोजन करवाया गया था और उसी के साथ में जिस तरह उनके जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर भी एक हनुमान जी की एक बड़ी प्रतिमा जो है कमलनाथ द्वारा स्थापित करवाई गई थी, इसलिए उनको हनुमान भक्त कांग्रेस की ओर से कहा जाता है। और अभी इसी बात को लेकर जो है कांग्रेस दावा कर रही है कि हनुमान। देखिए आमिर, दावा किया जा रहा है और बहुत सारी बातें भी हैं, लेकिन समझने की और कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, सुरेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, सवाल ये है कि उपचुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, क्या ये माना जाए कि ऐसे मुद्दे चाहे वो राम मंदिर से जुड़े हों या फिर अभी देखा जाए तो हनुमान भक्ति को लेकर भी बहस हो रही है, ये मूल मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं? देखिए, राजनीति करने वाले लोगों का जो एक पहले ओरा हुआ करता था, कद हुआ करता था, वो घटता जा रहा है। और पहले राजनीतिक नेता आदर्श हुआ करते थे, अब वो स्थितियां तो बची नहीं। तो इसलिए कुछ ऐसी बातें जो बचकानी हो सकती हैं, जो धर्मपरायण हो सकती हैं, लोगों की भावनाओं को भड़का सकती हैं, इस प्रकार की बातों का जुमले में प्रयोग किया जाता है और उसके से राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करता। पहले व्यक्तित्व के आधार पर राजनीतिक लाभ लिया जाता था, अब जुमलों के आधार पर लिया जाता है। तो इस सारे मामले में तो पहली प्रतिक्रिया तो मेरी यही लगती है कि चुनाव तो चुनाव के समय हो रहे हैं, जैसा चुनाव आयोग ने परिस्थितियों को देख करके घोषणा की, इसमें मंगलवार का क्या लेना देना। लेकिन क्या लगता है आपको कि कांग्रेस जिस तरीके से हम देखें काफी लंबे वक्त से मंदिर जाना हो, चाहे वो राहुल गांधी जाएं, प्रियंका जी जाएं या फिर अब कमलनाथ जी को भी बड़ा हनुमान भक्त बताने की जो कोशिश है लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, बैनर पोस्टर लगाकर भी इसे जनता के बीच जाया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि धर्म को सामने रखकर चुनाव जीते जाते हैं और इसी ट्रिक को अब कांग्रेस भी अपना रही है लंबे वक्त से? देखिए, राजनीति की सबसे गंभीर बात यह है कि धर्म राजनीति का आधार सदैव से रहा है। राजा महाराजाओं की राजनीति होती थी, वो भी धर्म पर आधारित होती थी, लेकिन उस समय ये होता था कि धर्म के अनुकूल काम किया जाता था। अब धर्म जो है वो वोट का आधार हो गया है, धर्म के आधार पर वोट इकट्ठे करके सत्ता प्राप्त की जाती है, न कि धर्म के आधार पर सुविधाएं, निर्णय, कानून ये बनते होंगे। तो वो एक अंतर आया है। कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हैं, ये बात कहने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्होंने छिंदवाड़ा में एक बड़ा मंदिर बनवाया है और वो भगवान जी की, हनुमान जी की पूजा जो है वो पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन जो राजनीति सबको पता है, लेकिन आपने जो कहा कि सही है, अब जिस तरीके के राजनेता होते थे उनका जो ऑरा होता था वैसा नहीं, और इसलिए अलग अलग मुद्दों को सामने लाया जाता है। ऐसे में जो मूल मुद्दे हैं, चाहे वो पहले भी सुनाई दिए, अभी भी सुनाई दे रहे हैं, किसान कर्ज माफी की बात की जा रही है, बिजली बिल की बात की जा रही है, विकास और रोजगार की बात की जा रही है, क्या लगता है आपको कि ये मुद्दे जो हैं वो जनता के बीच ठीक तरीके से पहुंच पा रहे हैं, या जनता जब वोट करेगी तो उनके लिए यही मुद्दे होंगे आधार? जनता के अपने मुद्दे हैं। किसान को ये मालूम है कि मुझे जो वादा किया गया था वो क्या किया गया था, उसके एग्जीक्यूशन की कमी कैसे जो है रह गई। हम लोगों ने जब पत्रकारों ने माननीय कमलनाथ जी से सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को क्या मालूम, मुझे तो फाइल दिखा दी गई है कि मध्य प्रदेश के बजट की स्थिति ऐसी है कि मैं एक झटके में कर्जा माफ कर दूंगा। बाद में जब वो सत्ता में आए तो फैल गए। तो इस प्रकार की जो है जनता ये समझती है कि उसको क्या निर्णय देना है। 15 साल में शिवराज जी ने जो घोषणाएं की हैं वो घोषणाएं कितनी क्रियान्वित हुई है, उनका प्रतिशत क्या रहा है, कितनी पेंडिंग रह गई है। तो वो हर व्यक्ति ये महसूस करता है कि मेरे साथ क्या घटा है
उसके आधार पर वो प्रदेश की परिस्थितियों का आकलन करता है और मुझे लगता है उसी आधार पर वोट होंगे। चलिए, तो एक आधार तो ये कि जो मिला जनता को उसके आधार पर वो तय करेगी। दूसरा, अगर हम बात करें, यहाँ पर एक और पहलू इस बार है, जैसा कि हमने पहले भी आपसे चर्चा की थी, कि जो दल बदले गए हैं, जिन कैंडिडेट्स को पहले जिताया जनता ने भरोसे के साथ, अब वो पार्टी ही छोड़ रहे हैं, पार्टी बदल चुके हैं। ऐसे में अब जनता के सामने क्या उतना मजबूत विकल्प रख पाएंगे अलग अलग सियासी दल, या फिर दल बदलने से जनता नहीं भटकेगी, जिसको पसंद करती है उसकी तरफ ही जाएगी? यदि मान लो ये कहा जाए कि जो कांग्रेस के लोग छोड़ करके भाजपा में गए हैं वो दल बदल है, और बहुजन समाज पार्टी से और भाजपा से जो लोग कांग्रेस में गए हैं वो दल बदल नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि व्यवहारिक तर्क नहीं होगा। तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने इस बार का जो दल बदलुओं के दम पर हो रहा है, परंतु मैं जो कहना चाहता हूँ वो एक लाइन की बात यह है कि जनता ये महसूस करती है कि क्या कमलनाथ जी के 15 महीने के अंदर उसे ज्यादा फायदा हुआ है, ज्यादा सुख सुविधाएं मिली हैं, या ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, या शिवराज जी के कार्यकाल में हुआ है। तो ये जो है, ये सामने दो चेहरे हैं, इन दो चेहरों के आधार पर जो है जनता निर्णय लेगी, क्योंकि दोनों के ही दल बदलू लोग खड़े हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ उमेश शर्मा जी जुड़ गए बीजेपी से। स्वागत है आपका। उमेश जी, आपसे पूछना चाहेंगे, दल भी बदले गए हैं, बाहरियों को भी लाया गया है, कांग्रेस ने भी बाहरी लोगों को मौका दिया है, ऐसे में अब हनुमान भक्त कौन है बड़ा, या पर किस पे हनुमान जी की कृपा होगी, ये बहस का मुद्दा जो बनाया जा रहा है, क्या मूल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है? तो बात की जा रही है यहाँ पर विकास की, बात की जा रही है किसान की, 28 सीटों को जीतने की। दोनों ही दल यहाँ पर अपनी अपनी तरफ से जोर आजमाइश कर रहे हैं, एक दूसरे को निशाने पर भी ले रहे हैं। काम गिनाने की अगर बात की जाए तो ये माना जा रहा है कि जनता जो है वो तय करेगी काम के आधार पर, और इसमें कांग्रेस के 15 महीने हैं काम के, जिसमें उनका कहना है कि वो 15 महीने भी ठीक से काम नहीं कर सके। दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, 15 साल वर्सेस 15 महीने, क्या आप टक्कर दे पाएंगे? साल पर भारी है, क्योंकि 15 साल लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ घोषणाएं सुनी थी। 21,000 से ज्यादा घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान जी उन 15 साल में कर चुके थे, और अभी कुछ घोषणाएं इन पिछले 6 महीनों में भी कर दी हैं, पर धरातल पे कुछ नहीं है। कमलनाथ जी ने घोषणाएं नहीं करी, वचन दिया था और वचन को निभाया है। हमने वचन दिया कि हम मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध करेंगे, लोगों को रोजगार के रास्ते मुहैया कराएंगे, मध्य प्रदेश को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का काम माननीय कमलनाथ जी ने प्रारंभ किया। उज्जैन महाकाल में 350 करोड़ रुपए राशि से उज्जैन महाकाल को, ओंकारेश्वर को एक ओम की शक्ल में पूरा तैयार करना, उस पूरे एरिया को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, एक पर्यटन के हब के रूप में विकसित करने का काम कमलनाथ जी ने प्रारंभ कर दिया। मध्य प्रदेश में रामपथ गमन, जो पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक रामपथ हम यहाँ बनाने जा रहे थे, जिससे लोग बाग पूरे देश के हों, हिंदुस्तान के बाहर के लोग हों, भगवान राम के उस पथ पर, जिस पथ से आगे बढ़ के उन्होंने रावण का वध किया था, रावण को जीता था, उस पथ को हम उनको दिखा सकते थे। ये हमारे काम है। हमने आम जनमानस के लिए 1 रुपया यूनिट पे काम किया है। आप बने रहे। उमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश जी, आपने सुना दुर्गेश जी को, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस यूं ही कह रही है, उसने काम किया है और उनका मानना है कि आपके 15 साल को कमलनाथ सरकार के 15 महीने टक्कर दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर इस आत्ममुग्धता में भी रहते तो उनका अभिनंदन है। मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि रामपथ गमन के बारे में दावा करने वाले मेरे परम विद्वान मित्र केवल ये बता दे कि राम सेतु को तोड़ने का हलफनामा किसने दिया था। रामपथ गमन तो आप कृत्रिम रूप से निर्मित करने जा रहे थे। राम सेतु तो शाश्वत है, जिसको नासा ने भी स्वीकार करा, जिस मार्ग से चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने लंका के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आगे का रास्ता तलाशा था। उस राम सेतु को तोड़ने का हलफनामा किसने दिया? किस पार्टी ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया कि राम काल्पनिक है?
कौन सी पार्टी थी जिसने कहा था कि वहां पर राम मंदिर नहीं बनाया जा सकता? वो ठीक है, लेकिन कमलनाथ जी के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो हनुमान भक्ति करते हैं, और जिस तरीके से ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव के वक्त ही वक्त वक्त पर दिखाई देता है कि वो लगातार पूजा अर्चना में विश्वास रखते हैं। फिर सवाल खड़े करने की वजह क्या? नहीं, हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं केवल कमलनाथ जी हनुमान जी की भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं है। हनुमान जी की भक्ति तो सकल संसार करता है। तो कमलनाथ जी अपनी हनुमान भक्ति की मार्केटिंग कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने अपनी हनुमान भक्ति का मुझे लग रहा है कि राजनीतिक रूप से भुनाने का उपक्रम का बना रखा है। और बार बार कांग्रेस पार्टी के ट्वीट आते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि मंगलवार को ये हो रहा है, मंगलवार को वो हो रहा है। तो ये आप बताइए कौन सा भगवान ऐसा जो इनके लिए अशुभ है? अगर सोमवार को होता, भोलेनाथ के दिन होता तो अशुभ था क्या? बुधवार को गणेश जी के दिन हो जाता। चलिए, अब इसका जवाब तो दुर्गेश जी देंगे। दुर्गेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आप धर्म की मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं पहले उमेश जी के सवाल का जवाब दे दूं, जो उन्होंने राम सेतु के बारे में बोला। जी जी। आप थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ा लें आदरणीय, आप काफी पढ़े लिखे हैं और एक्टिव रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान उसको हटाने का, वहां से मार्ग निकालने का प्रस्ताव आया था। सरकार ने उस पर काम करना प्रारंभ कर दिया था। और कांग्रेस शासन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी आप राजनीति बहुत करते हैं, पर सत्य पे बात नहीं करते। रामपथ गमन मध्य प्रदेश के लिए एक धरोहर है, और मैं मध्य प्रदेश पे चर्चा कर रहा था। अभी आप चाहेंगे तो राम मंदिर पे भी चर्चा कर सकता हूँ, राम सेतु पे भी कर सकता हूँ। और मैं जो मध्य प्रदेश के माननीय कमलनाथ जी ने किया सीता जी का मंदिर के लिए, जो 5 लाख रुपए की राशि तत्काल प्रभाव से वहां पर सीता मंदिर के निर्माण के लिए प्रारंभ दे दी थी, उस पर भी चर्चा कर सकता हूँ। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने काम किए हैं, जो बोला वो किया। चाहे किसान कर्ज माफी हो, वो इन्होंने खुद सदन में बताई, चाहे लोगों को 1 रुपए यूनिट और 45 पैसे यूनिट किसानों, 44 पैसे यूनिट किसानों को और 25 पैसे यूनिट आदिवासियों को देने की बात हो, तो बिजली हमने दी। इन्होंने लूट मचाई। और जो अभी बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर मंगलवार और दूसरा, तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मंगलवार से सिर्फ हमारा उद्देश्य इसलिए है कि हमने इसलिए इस बात को बोला कि पिछला जब हम कमलनाथ जी सरकार में आए थे तो वे भी मंगलवार के दिन ही रिजल्ट आया था, और मध्य प्रदेश में सब मंगल होने लगा था। षड्यंत्रकारियों ने मध्य प्रदेश को अमंगल करने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश को आज देख रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश देश में कोरोना की महामारी में नंबर 1 पे आ रहा है। हम हर तरफ से ऑक्सीजन से लेके दुनिया की चीजों से परेशान ठीक है, है। यानी उमेश जी, मंगल तो सिर्फ यूं ही बातों के लिए है, जुमलों के लिए है, या यूं कहा जा सकता है कि आप पे निशाना साधने के लिए है, लेकिन जनता ही तय करेगी ना कि उसे किसका मंगल करना है। और ऐसे में जब कांग्रेस बहुत ज्यादा लबरेज दिख रही है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, तो क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है इसकी? नहीं, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आपने मेरी बात अपनी तरफ से कह दी है कि ये केवल जुमले के लिए उपयोग किया जा रहा है। चाहे हनुमान जी हो, चाहे मंगलवार हो, कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक मार्केटिंग का माध्यम बन गया। अंततः जो निर्णय करना है वो जनता जनार्दन को करना है। प्रजातंत्र के अंदर जो स्वामित्व का अधिकार है, वो स्वामित्व का अधिकार केवल मतदाता के पास आरक्षित है, और मतदाता अपना जनादेश प्रदान करेगा। और जनादेश इस आधार पर प्रदान करेगा कि एक ऐसी सरकार थी जो वचन भंग की दोषी है, एक ऐसी सरकार थी जिसने 2 लाख का कर्ज माफी का वादा करा था। 26 लाख की पेन ड्राइव जारी तो करी गई है, पर उस 26 लाख की पेन ड्राइव के अंदर 10,000 भी ऐसे नहीं है कि जिनका 2 लाख का कर्ज माफ हुआ होगा। मध्य प्रदेश की जनता जनादेश देगी कि 4,000 का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करके सरकार में आए थे, और एक भी बेरोजगार को भत्ता नहीं दिया। मध्य प्रदेश की जनता जनादेश प्रदान करेगी कि 51,000 रुपए कन्या विवाह योजना के करे, एक भी बिटिया के हाथ पीले नहीं हो पाए, एक भी बेटी के हाथ पे हल्दी नहीं चढ़ पाई है। तो कांग्रेस पार्टी ने ये जो कुछ 5 रुपए लीटर की दूध की सब्सिडी देंगे, कपूर संघ की तरह घोषणाएं की गई, जिसका पूरा करने का कोई आधार नहीं था। देखिए उमेश जी, फिर ऐसे में तो ये भी कहा जाता है कि 15 साल में भी बहुत सारी घोषणाएं हुई थी जब आप सरकार में थे, वो भी पूरी नहीं हुई थी। तो क्या जब कांग्रेस उनकी बात जनता के बीच करेगी तो जनता सोचेगी, विचारेगी? क्योंकि 15 साल का एक लंबा कार्यकाल था, और 15 महीने जहां बार बार कांग्रेस ये बार बार कहती है कि हमें तो वक्त ही नहीं मिला काम करने का। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जनता किस पैमाने, किस आधार को सामने रख के फैसला लेगी? दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में 18% ब्याज दर पर किसान लोन लेता था, 7% पे लाए, 5 पे लाए, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने 0% कर दिया है। और केवल समर्थन मूल्य नहीं दिया, समर्थन मूल्य के अतिरिक्त फसलों पर बोनस भी प्रदान करा गया।
भावांतर की योजना लाए, प्याज बम्पर मात्रा में पैदा हो गया, किसान परेशान था, 1.5 रुपए 2 रुपए किलो का भाव नहीं बढ़ता था, मुख्यमंत्री ने पूरे मध्य प्रदेश का प्याज 8 रुपए किलो में खरीदा। चलिए यानी कि अब आप थोड़ा और पीछे चले गए। दुर्गेश जी, आप 15 महीने और 15 साल की अगर बात करेंगे तो बीजेपी फिर दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को भी याद दिलाने लगती है, सड़कों की बात आ जाती है और जो कुछ अभी कहा वो आपने सुना ही है। बिल्कुल नाजनीन जी, जितनी बातें कर रहे हैं, इतनी सब बातों के बावजूद पिछले 2 साल पहले कमलनाथ जी के शासन को मध्य प्रदेश में जनता ने चुना था और इन्हीं जिनके नेता की बात कर रहे हैं माननीय जो शिवराज सिंह चौहान, उनको मध्य प्रदेश से बाहर कर दिया था। वो तो षड्यंत्र से बैठ गए, अन्यथा मध्य प्रदेश में उनकी सरकार तो है नहीं। षड्यंत्रखोरी है, पैसे से खरीदा हुआ खेल है पूरा। तो ये सब इनको अच्छा नहीं प्रतीत होता कि आप 10 वर्ष दिग्विजय सिंह जी शासन करके आपको जो इतिहास समझना हो मैं समझा सकता हूँ। मध्य प्रदेश में यदि बिजली है तो दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल के द्वारा लगाए हुए प्लांटों की बिजली है। मध्य प्रदेश के अंदर यदि किसानों को हम बिजली देके जिससे वो पानी ज्यादा कर सके, जिससे फसल पैदा कर सके, तो वो भी दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल की देन है। और जो मध्य प्रदेश में जिस रोड को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अमेरिका में सबसे अच्छी बताई थी, वो पहली टोल रोड मध्य प्रदेश के अंदर यदि भोपाल इंदौर बनी थी तो दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में। इनके पास कोई कुछ कहने को नहीं है। आपको क्या लगता है कि अभी ठीक है आप काम गिना रहे हैं, काम गिनाना जरूरी भी है, जो आपने किया वो दिखाना भी होगा, क्योंकि अगर ब्रांडिंग की बात की जाए तो कांग्रेस से कहीं ज्यादा बीजेपी आगे नजर आती है। चुनाव प्रचार की बात की जाए, कार्यकर्ताओं की बात की जाए, एक्टिव रहने की बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा पीछे चल रहे हैं जबकि बीजेपी बहुत आगे चल रही है। ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं लगता आपको कि किन मुद्दों पे आगे काम किया जाएगा उसकी भी चर्चा होनी चाहिए? आपके लंबे चौड़े घोषणा पत्र में बहुत कुछ छूट गया था, अगर आप वापस आते हैं तो आप उसमें से क्या कुछ पहले पूरा करेंगे, इसको भी आप जनता को समझा पाने में कामयाब हो रहे हैं क्या? बिल्कुल नाजनीन जी, सबसे पहले हमने कहा कि हम अतिथि शिक्षकों को जिस दिन सरकार में आएंगे उस दिन उनका दिए सारे निर्णय ले लेंगे। हमने कहा है और वादा किया है, वचन दिया है कि हम किसानों का जो बाकी 6 लाख किसानों का 2 लाख का कर्जा बाकी रह गया है, जिसको शिवराज सिंह चौहान जी सरकार ने कह दिया स्पष्ट कि हम माफ नहीं करेंगे, हम करेंगे। हमने पहले स्पष्ट कह दिया है कि 1 रुपए यूनिट पे हम बिजली दे रहे थे तो हम फिर से देंगे। हमने स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश में रोजगार लाएंगे तो लाएंगे। हमने रोजगार लाने का और कहने के लिए बहुत कुछ है। उमेश जी, आप क्या करेंगे अगर वापस जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है कि परमानेंट नहीं है, आप परमानेंट हो जाएगी आपकी सरकार, तो क्या रहेगा आपका मुद्दा? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 15 साल पहले रही थी और अभी भी जो सरकार चल रही है और आगे भी जिस सरकार को निरंतर चलने रहना है, ये सरकार जो है ये अंत्योदय की भावना से काम करेगी। अंतिम व्यक्ति का उत्थान हो, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, महिला, बेटी सबके साथ न्याय हो और एक ऐसा लोक कल्याणकारी शासन स्थापित करेंगे जो मध्य प्रदेश के अंदर मंगल की स्थापना करेगा। चलिए, दोनों का बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे हमारे सहयोगी आमिर का। आमिर, आपने दोनों को सुन लिया है, मुद्दे विकास के एक बार फिर से दोहराए जा रहे हैं, जनता के हितों की बात की जा रही है, जो किया गया है उसे बहुत जोर शोर से गिनाया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जमीनी स्तर की, जनता क्या सोच रही है? पेन ड्राइव में जानकारी तो आ गई, श्वेत पत्र की मांग हो गई, पर्चे चिट्ठे सब हो गए, लेकिन क्या वाकई किसानों को हक मिला, बेरोजगारों को रोजगार मिला? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव थे, जब तमाम वादे किए गए थे, कांग्रेस की ओर से वचन पत्र जारी किया गया था तो बीजेपी की ओर से भी घोषणा पत्र जारी किया गया था। अपने अपने वादे किए गए थे, जनता के जो मांगे थे उनको पूरा करने का कहा गया था। लेकिन जब सरकार कांग्रेस की बनी, कांग्रेस जीतकर आई, विधानसभा में परचम ले रहा है और उसके बाद कई ऐसे वर्ग थे जिनकी मांगे पूरी नहीं हुई और उसको लेकर सड़क पर उनको उतरना पड़ा, चाहे वो अतिथि विद्वान हो, अतिथि शिक्षक हो, चाहे संविदा कर्मचारी हो, ऐसे तमाम लोग थे जिनकी नियमितीकरण जैसी मांगे थी, वचन पत्र में शामिल किया गया था। लेकिन किसान कर्ज माफी का मुद्दा भी जो है काफी गरमाया नजर आ रहा है। किसान कर्ज माफी को लेकर भी जब राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए आए थे तब उन्होंने कहा था कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ होगा। और यही देखने को मिला था जब कांग्रेस की सरकार बनी। कमलनाथ ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और मंत्रालय पहुंच के उस फाइल पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें किसानों की कर्ज माफी का कहा गया था। लेकिन बीजेपी अब ये उसी को मुद्दा बनाई हुई है तब से कि किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई। हालांकि कांग्रेस ने इसको लेकर अलग अलग वर्गों में भी बांटा गया था, 2 लाख का कर्जा हो, हरे फॉर्म हो, नीले फॉर्म, ऐसे तमाम तरह को उसको बांटा गया था। उसके बाद जो फॉर्म सबमिट होना था उसके बाद किसानों का कर्ज माफ होना था।
लेकिन उसके बीच में लोकसभा चुनाव आया और उसके बाद तमाम तरह की अड़चने या खजाना खाली होने का तमाम तरह की बातें कांग्रेस की ओर से कही गई। लेकिन अब फिर उपचुनाव है, जनता के बीच में वो क्षेत्र सबसे ज्यादा है जहां पर किसान बहुल क्षेत्र है, किसान ज्यादा निवास करते हैं और उन किसानों का कर्ज या तो आधों का किसानों का कर्ज माफ हुआ है और आधों का नहीं हुआ है। कांग्रेस दावा कर रही है कि हमने किसानों का कर्ज माफ किया है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि 20,000, 10,000, 50,000 के किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं। लेकिन अब ये तय तो हनुमान जी तय करेंगे कि किस पर हनुमान जी की कृपा होगी और वोट का जब रिजल्ट आएगा यानी ईवीएम की पोटली का पिटारा जब 10 नवंबर को खुलेगा तो वो मंगल दिन किसके लिए मंगलकारी होगा, मंगल किसके लिए मंगल होगा, इसका इंतजार रहेगा। आमिर बहुत शुक्रिया। तो मुद्दे वही हैं, घूम फिर कर बात हो रही है बेरोजगारी पर, किसानों पर और यहाँ पर जनता के हितों की, विकास की। लेकिन देखना होगा कि अगर विकास हुआ है तो जनता किसका साथ देगी और मंगल और अमंगल की जो बात की जा रही है वो भगवान के साथ साथ जनता जनार्दन ही तय करेगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।